Good morning students, how are you? You are welcome to CR International online classes. आपका 12th आर्ट्स के अंदर आज का असाइनमेंट नंबर 67 फॉर बोथ इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम और टॉपिक का नाम है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर या रिलीजियस पॉलिसी ऑफ मुगल्स, लेसन नंबर 9 से। इसके अंदर हम धार्मिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जो अकबर की धार्मिक नीतियों की कुछ विशेषताएं रही हैं, वो एक बहुत ही उदारवादी और एक तरह से ऐसे हृदय के इंसान थे जो थोड़ा सा दयावान व्यक्ति था। उनके अंदर ये इस तरह की विशेषताएं आई कैसे, उन पे किन किन चीज़ का प्रभाव रहा, उन विषयों पे चर्चा करेंगे। अगला टॉपिक आपका होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का रहा मुगल प्रशासन के दौरान, तो उस पर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ क्लैन, यहाँ पे राजवंश का प्रभाव। इसके अंदर माता जो थी सिया मुस्लिम थी, सिया वंश से उनका संबंध था, उदार हृदय थी, दयावान स्त्री थी। उनकी नेचर का पूरा प्रभाव महाराजा अशोक पर, इन पे महाराजा अकबर पर पड़ा। इसीलिए डायरेक्टली उनका उदारवादी हृदय या लिबरल जो नेचर है वो उनकी वजह से ही हुआ। और बहुत ज़्यादा हुमायूं का प्रभाव इन पे नहीं रहा, क्योंकि हुमायूं के पास ये बहुत कम समय तक रह पाए थे और हुमायूं के गुजरने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर नहीं थे उस समय। और इनको एक अपने अंगरक्षक बैरम खान के नेतृत्व में संरक्षक के उसमें रखा गया था और काफ़ी मतलब चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो ये सबसे पहला है राजवंश का प्रभाव, राजवंश इस तरह का रहा इनका। दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ टीचर एंड प्रोटेक्टर। इनके जो टीचर हुए हैं उन्होंने भी, और इनके जो संरक्षक हुए हैं बैरम खान, उन्होंने भी, दोनों ने मिलकर के इनके अंदर वे नैतिक गुण डेवलप किए कि दूसरों की बुराई ना करना, दूसरों से ईर्ष्या ना करना, विरोध ना करना, बेमतलब में विरोध ना करना, और कुछ इस तरह की बातें सिखाई जो कि दूसरों के अंदर नेचर के अंदर अच्छी जो बातें थी वो सिखाई, और जो विरोधाभासी बातें थी उनको दूर करने का प्रयास किया। तो एक अध्यापक का, एक गुरु का और एक संरक्षक के तौर पे इनको बहुत ही योग्य व्यक्तियों का साथ मिला, जिसकी वजह से ये अपने जीवन के अंदर उदारवादी इंसान बन पाए। इसके बाद कॉन्टैक्ट्स विद राजपूत। इनके राजपूतों के साथ में संबंध शुरुआती समय के दौरान तो नहीं थे इतने, लेकिन बाद में इनके बहुत अच्छे संबंध राजपूतों के साथ में हुए। राजपूतों के साथ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और उनका राजनीतिक रूप से और हर तरीके से उनका सहयोग इनको मिला। भारत के अंदर उन्हें ये चीज़ महसूस हुई कि अगर हम मुग़ल साम्राज्य को यहाँ पे एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो फिर सीधी सी बात है कि राजपूत या मुस्लिमों का सहयोग हमें चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। राजपूत राजकुमारियों का जो इनके साथ में शादी हुई, तो उनका जो उस तरह की उनकी जो नेचर थी वो बहुत अच्छी थी। जैसे जोधाबाई है, एक धार्मिक प्रवृत्ति की इंसान थी और उनका प्रभाव इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव रहा। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स विद मौलवीज, और इसके अलावा खुद अकबर के अपने मुल्ला और मौलवियों के साथ में, यानी जो मुस्लिम पंडित होते हैं उनके साथ में, मुल्ला मौलवी के साथ में विवाद रहता था, क्योंकि वे कुरान या हदीस के नियमों से बंध कर चलते थे और उन्होंने इस तरह की नीति रीति को नहीं माना। और उन्होंने देखा कि सभी धर्मों के लोग या सभी धर्म एक अच्छाई की तरफ ले जाते हैं, प्रत्येक धर्म के अंदर अच्छाई है, सच्चाई भी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही धर्म सच्चाई का बयान करता है, ऐसा नहीं है। सभी धर्म सच्चाई की तरफ ले जाते हैं और ईश्वर का संदेश देते हैं। तो इसलिए मौलवियों से वो थोड़ा सा उनसे हमेशा ही विवाद में बना रहता था। इम्पैक्ट ऑफ सूफी सेंट्स, उनका सूफी संतों के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ये अकबर 14 बार वहाँ पर गए। बहुत बार, जैसे कि लड़के के जन्म पर, बहुत बार युद्ध में जीतने के बाद आशीर्वाद लेने या युद्ध से पहले आशीर्वाद लेने के लिए, और कई बार अन्य खुशियों के मौके पर वो वहाँ पर जाते रहते थे। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी वहाँ पे उनको प्रदान किए और वहाँ मस्जिद का निर्माण भी इन्होंने करवाया। और
यहाँ पे सूफी संतों का जो धार्मिक प्रवृत्ति थी, जो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे, तो उसी तरह की धार्मिक प्रवृत्ति अब अकबर के अंदर भी देखने को मिली। यानी अब अकबर भी सहनशील और दूसरे धर्म का आदर करने वाला व्यक्ति बन गया। डिमांड ऑफ टाइम, अब अकबर चाहता था कि पूरे भारत के अंदर मुगल साम्राज्य एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में अस्तित्व में आ जाए, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को सेटिस्फाई करना ज़रूरी था। किसी के भी साथ संबंध नहीं खराब करना चाहता था अकबर। इस वजह से उसकी पॉलिसीज ऐसी थी कि सभी धर्मों के लोग संतुष्ट रहें, सभी के साथ में बिहेव अच्छा हो, इसीलिए सभी के साथ सहनशील व्यवहार अपनाया उन्होंने। तो डिमांड ऑफ टाइम था, उस समय की मांग भी यही थी, क्योंकि शक्तिशाली साम्राज्य में अगर हम किसी एक वर्ग को असंतुष्ट कर देते हैं तो वो वर्ग सहयोग नहीं करता है, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को संतुष्ट करके उनका सहयोग चाहिए था। इसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना फतेहपुर सीकरी, इसमें इबादत खाना फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी एक शहर है, आगरा के पास में पड़ता है, यूपी के अंदर। वहाँ पर अकबर के द्वारा इबादत खाना का निर्माण करवाया गया। इबादत खाना का मतलब होता है इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, ईश्वर की प्रार्थना करना। तो यहाँ इस इबादत खाना के अंदर विभिन्न धर्मों के अनुयायी नेता आते थे, अपने प्रवचन लोगों को सुनाते थे, और वो एक मंच मिला, मतलब एक तरह से विभिन्न धर्म के जो प्रवर्तक थे या मैसेंजर्स थे या फिर संत महात्मा थे, अपनी बातें वहाँ पर रख सकते थे, उनकी पॉलिसीज़ का पता चला। और वहाँ अकबर ने विभिन्न धर्मों के संदेशों को, विभिन्न धर्मों की शिक्षाओं को अच्छे तरीके से परखा कि किस धर्म के अंदर क्या बात है, किस धर्म में क्या बात है। इसके बाद दीन इलाही, न्यू रिलीजन एस्टेब्लिश्ड इन 1582, 1582 में अकबर के द्वारा एक नए धर्म की नींव रखी गई, उसका नाम रखा गया दीन इलाही। दीन इलाही एक ऐसा धर्म था जिसके अंदर विभिन्न धर्मों के जो निचोड़ था, उस निचोड़ को इसके अंदर रखा गया था। इसमें सिर्फ एक ही ईश्वर की पूजा पर बल दिया गया है, और इसका सबसे सर्वोत्तम या सबसे अधिक श्रद्धालु अकबर को माना गया है। और इसके अंदर इस दीन इलाही धर्म को मानने वाले जो फॉलोअर्स हैं, वो एक दूसरे का स्वागत करते हुए अल्लाहू अकबर अपने मुख से उच्चारण करते हैं। और इस तरीके से ये 1582 में ये धर्म एस्टेब्लिश हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फला फूला नहीं, क्योंकि अकबर ने खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा कदम नहीं उठाए, यानी उसकी मतलब इंटरनल विश नहीं थी कि इसको बहुत ज़्यादा फैलाया जाए। इसके अंदर ये साफ पता चल रहा है कि ये पॉलिसीज़ किसकी थी, अकबर की थी, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, क्योंकि अकबर बहुत महान शासक रहा है मुग़लों का, और मुग़लों के शासन के दौरान अकबर इतना फेमस, और उसका मतलब उसकी एक्सिस माना जाता है, मुग़लों की एक्सिस धुरी माना जाता है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पे इसे जाना जाता है। जितने भी अन्य शासक हुए हैं, उन्होंने भी उसके ही लगभग उन्हीं चल कदमों पर चल करके आगे अपने प्रशासन को संभाला और उनके उत्तरदायित्वों का ही वहन किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुग़ल और अकबर या मुग़लों के केंद्रीय प्रशासन के ढांचे का वर्णन कीजिए, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी दीजिए, किस तरह का प्रशासन वहाँ उस समय एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे टॉप लेवल में एम्परर, सेंट्रल एक्सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय सत्ता का केंद्र बिंदु सम्राट होता था, यानी राजा होता था। सभी तरह के अंतिम जो डिसीजंस होते थे वही खुद लेता था, सभी तरह की पावर्स उसके अपने होल्ड में थी, अपने हाथों में थी, सभी तरह कोई किसी तरह का बंधन उस पर किसी भी तरह का नहीं था। वह प्रभुता संपन्न शासक था, स्वेच्छाचारी था, निरंकुश था। इस तरीके से एम्परर के पास में सभी तरह की पावर्स होती थी। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम शासकों के नाम ले सकते हैं, शाहजहाँ है, जहांगीर है, अकबर है, हुमायूं है, बाबर है, इस तरह के शासकों के नाम, औरंगजेब है। इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर केंद्रीय मंत्री परिषद के अंदर, जैसे कि आज के समय विभिन्न मंत्रियों के समूह को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में और हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर विभिन्न विभागों के मुखिया बनाए जाते हैं, मंत्री लोगों को विभिन्न विभागों का बंटवारा किया जाता है। ठीक इस तरीके से ही मंत्री पद तो उन्हें दिया जाता था, लेकिन विभाग का बंटवारा आज के समय के अकॉर्डिंग नहीं होता था। अगर राजा ने या सम्राट ने जिस भी मंत्री को जो भी ऑर्डर दे दिया उसको वो काम करना होता था। फॉर गिविंग हेल्प टू एम्परर इन एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी नियुक्ति किस मकसद से की जाती थी?
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम क्या करते थे कि जो एम्परर को प्रशासन के दौरान सलाह चाहिए या फिर किसी भी तरह की उसको मदद चाहिए प्रशासन में, तो ये लोग उसकी मदद करते थे। इनके अंदर विभागों के मुखियाओं को प्राइम मिनिस्टर का पद भी प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसके बाद इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स, कुछ महत्वपूर्ण मंत्री भी उस समय होते थे। तो उनमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण मंत्री पद होते थे, जैसे वकील और वजीर। इसके अंदर वकील और वजीर का जो पद है ये भी प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर बहुत ही मतलब सर्वोच्च पदों में से एक माना जाता था। और वजीर एक रिकॉर्ड का विभिन्न तरह के जो राजस्व से संबंधित रिकॉर्ड है या जितने भी इनकम है या उससे एक्सपेंडिचर है उसका सारा ही लेखा जोखा ये वजीर रखता था। मीर बख्शी वेतन का प्रबंध करते थे। सैन्य और असैन्य यानी सिविल सेवाओं के लिए, सिविल सेवा के अधिकारियों के लिए और मिलिट्री सेवाओं के अधिकारियों के लिए ये वेतन का प्रबंध करते थे। सद्र उस सुदूर ये ग्रांट का प्रबंध करता था। विभिन्न लोगों को या विभिन्न प्रकार के विभागों को जब ग्रांट चाहिए होती थी तो उन विभागों को ग्रांट देने के लिए अनुदान के मंत्री का सहारा लिया जाता था। इसके अलावा इसका एक काम और था, यह स्थानीय स्तर पर यह मंत्री यानी स्थानीय स्तर पर यह मंत्री वित्त मंत्रालय के साथ साथ स्थानीय स्तर के जजेस की नियुक्ति भी करता था। स्थानीय स्तर के जजेस यानी स्थानीय स्तर के जो हम काजी कह सकते हैं, स्थानीय स्तर के काजियों की नियुक्ति करता था। इसके अलावा खानशामा का काम क्या था? खानशामा ये भी एक महत्वपूर्ण पद था। ये खानसामा के अंदर शाही परिवार के जितने भी लोग होते थे उनकी देखरेख का, उनको जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो उपलब्ध कराने का काम खानसामा का रहता था। मीर काजी, मेन काजी का मतलब था कि मुख्य काजी। एम्परर के बाद इसका पद रहता था क्योंकि सर्वोच्च जो पद है, न्यायिक पद है, वो एम्परर था और उसके बाद जो पद होता था वो मेन काजी का रहता था। मुख्य न्यायाधीश हम इसे कह सकते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश भी एक महत्वपूर्ण पद था और महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों के अंदर इनके पास में मामले जाते थे, इनका डिसीजन भी मान्य रहता था। दीवान का ये काम होता था कि राज्य के अंदर सम्राट से संबंधित जितने भी अकाउंट्स होते थे, सम्राट के संबंधित या राजा के से संबंधित जो भी अकाउंट्स होते थे उनका लेखा जोखा ये संभालता था और सभी तरह के लेखा जोखा के अंदर ये भी देखता था कि अगर उन पे कहीं पे सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ती है या कहीं पे पैसा भेजना है या दूसरे से पैसा मंगवाना है तो भी उसके सिग्नेचर की ज़रूरत होती थी, दीवान के सिग्नेचर की ज़रूरत होती थी। अदर मिनिस्टर्स और भी दूसरे बहुत ही मंत्री मतलब जैसे कि आज हमारे विभिन्न विभागों के मंत्री होते हैं, ठीक इसी तरीके से अन्य मंत्री लोग भी होते थे जिनके सपोर्ट से ये प्रशासनिक व्यवस्था काम करती थी। इसके अंदर हम एक बार फिर रिवाइज करते हैं। मेन फीचर्स ऑफ रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर, अकबर की धार्मिक नीति की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इम्पैक्ट ऑफ क्लैन, वंश का प्रभाव। इसके अंदर माताजी का जो संबंध था सिया मुस्लिम परिवार से थी, उदार हृदय थी, दयालु स्त्री थी और उनका पूरा पूरा प्रभाव इनके नेचर पर रहा, ये भी दयालु बन गए। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ टीचर एंड प्रोटेक्टर, इनके जो टीचर थे वो भी इनके गुरु और इनके संरक्षक बैरम खान, ये दोनों का नेचर भी लिबरल था और उसकी वजह से उन्होंने लिबरल विचारधारा को ही इनके सामने रखा, नैतिक गुणों का समावेश इनके व्यवहार में शामिल कराया, इसलिए इनके नेचर बहुत अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट विद राजपूत, इनके राजपूतों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और राजपूत राजकुमारियों का इन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो दयालु थी और उदार हृदय थी, इसलिए उनका जैसे जोधाबाई का जो नेचर था वो इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और इनका नेचर भी जोधाबाई की तरह उदार हृदय बन गया। यह भी दूसरे धर्मों का सम्मान करने लगे। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स विद मौलवीज, मौलवी या मुल्ला जो कि मुस्लिम पंडित होते थे उनके साथ में अक्सर अकबर की अनबन रहती थी, उनके साथ में विवाद बना रहता था और उस विवादपूर्ण स्थिति से अकबर ने अपने आप को निकालने के लिए विभिन्न धर्म के अनुयायियों का, विभिन्न धर्म के की जो बातों को सोचा समझा, जो अच्छी से अच्छी बातें थी उनको समझने की कोशिश की। इम्पैक्ट ऑफ सूफी सेंट्स, यहाँ पे सूफी संतों के अंदर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो जिनकी दरगाह अजमेर के अंदर पड़ती है, या बख्तियार काकी जिनकी दरगाह दिल्ली के अंदर पड़ती है,
और जैसे एक दातागंज बख्श, जिनका आज के समय में पाकिस्तान के अंदर उनका उनके जो मज़ार है वो वहाँ पर स्थित है। तो इसके अंदर इन सूफी संतों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा, क्योंकि सूफी संत सभी धर्मों का सम्मान ख्याल रखते थे और उनका सम्मान भी करते थे। सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से प्रवचन देते थे, किसी तरह की कोई भेदभाव वाली बात नहीं करते थे। तो यही नेचर मुस्लिम धर्म के इस शासक के अंदर, अकबर के अंदर देखने को मिली। डिमांड ऑफ टाइम, क्योंकि मुगल राजवंश के अंदर अकबर एक शक्तिशाली साम्राज्य का गठन करना चाहता था, इसलिए सभी धर्मों का सम्मान करना इस समय की मांग थी। अगर वह किसी भी धर्म का सम्मान नहीं करता तो लोग उसको सपोर्ट नहीं देते। कंस्ट्रक्शन ऑफ इबादत खाना, अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर के अंदर इबादत खाने का निर्माण करवाया, जहां पर विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के बारे में अपने अनुयायियों को प्रवचन दे सकते थे। और वहाँ अकबर उनकी जो नीतिगत बातें थी, विभिन्न धर्मों की नीतिगत बातें, उनको जान सकता था और तुलना कर सकता था। दीन ए इलाही न्यू रिलीजन एस्टेब्लिश्ड इन 1582, 1582 के अंदर अकबर ने सभी धर्मों का निचोड़ निकाल करके उनके नैतिक गुणों का समावेश करते हुए एक नए धर्म की नींव रखी, जिसका नाम रखा गया दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही अकबर ने इसमें ये बताया कि इस संसार के अंदर जो ईश्वर है वह सर्वोच्च सत्ता है, और उसके बाद अकबर उसका मेन श्रद्धालु है। इसके अंदर एक व्यक्ति, एक अनुयायी दूसरे अनुयायी का स्वागत करते हुए अल्लाहू अकबर का उच्चारण अपने मुख से करता है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल और अकबर, अकबर का जो मुगलों का जो प्रशासनिक, केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी उस पर चर्चा की गई है। वो किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था उस समय थी। इसके अंदर एम्परर सर्वोच्च शक्तिशाली शासक होता था, किसी तरह का बंधन उस पर नहीं था, कोई बैरिकेड नहीं, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, यानी निरंकुश शासक था और सभी तरह की प्रभुसत्ता उसके पास थी। सेंट्रल एक्सिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की धुरी था। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, विभिन्न मंत्रालयों को संभालने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन उस समय किया गया था, जिसका काम सम्राट को प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर सलाह देना, मदद प्रदान करना था। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, इसमें महत्वपूर्ण मंत्री होते थे, जिनके बारे में मैंने एक एक करके सभी के बारे में बताया। वकील वजीर, मीर बख्शी, सदर उस सुदूर, खान शामा, मेन काजी और दीवान एंड अदर मिनिस्टर्स, इन सभी के योगदान की वजह से प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से चलती थी। धन्यवाद।